your running chapter is chapter 12, which one is the SQL revision 2. ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में कुछ मैंने आपको SQL से रिलेटेड मैंने कुछ कमांड बताए थे। आज जो है वी आर टुडे डिस्कस अपॉन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जब स्टार्टिंग वगैरह में जब आप लोगों को जब ये बताया था कि कुछ प्राइमरी की वगैरह होते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि हम लोग टेबल को क्रिएट करें। जब भी हम लोग टेबल को जब क्रिएट करते हैं मतलब वी कैन अप्लाई द वेरियस कॉन्स्टेंट्स ड्यूरिंग द क्रिएटिंग द टेबल। यानी जब भी हम कोई भी एक नया टेबल जब हम बनाएंगे, नए टेबल का स्ट्रक्चर जब भी अगर हम लोग डिजाइन करेंगे क्रिएट टेबल के थ्रू, तो उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि हम उस टेबल पे लगाते हैं या टेबल के कॉलम पे लगाते हैं। तो जनरली 99% हम लोग किस पे लगाते हैं, कॉलम पे लगाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं। ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि एक तरीके के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कि कॉलम पे जो डेटा आ रहा है, कॉलम के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी नया रिकॉर्ड जब हम लोग जब इंसर्ट करते हैं, कोई नया रिकॉर्ड जब हम अपने टेबल में डालते हैं, तो टेबल में रिकॉर्ड डालने का मतलब ये हो गया कि उस रिकॉर्ड के सारे कॉलम की वैल्यू हम लोग देते हैं। तो जब भी हम किसी भी कॉलम की वैल्यू जब हम उसके अंदर जब हम देते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस कॉलम में वो वैल्यू स्टोर होने से पहले ये चेक किया जाता है क्या ये डेटा उसके लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर वो डेटा अगर वैलिड अगर होगा, अगर वो डेटा अगर वैलिड होगा तभी वो उस कॉलम में जाके स्टोर होगा, अदरवाइज कॉलम में वो डेटा स्टोर नहीं होगा, मीन्स आपका नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये कॉलम पे अप्लाई करते हैं टेबल को डिजाइन करते समय, और उस समय जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं, जिस भी टाइप का कॉन्स्टेंट्स हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हर कॉन्स्टेंट्स का अपना एक अलग फीचर, अपना एक अलग रूल और उसका एक अपना एक अलग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि क्या वो डेटा उसके लिए वैलिड है कि नहीं है। तो वही चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इसके बारे में मैंने लिख दिया है। हो सकता है कि ये जनरली ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टेंट्स इन MySQL या SQL। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स enforced on coming data in column of the table. This ensure the accuracy and reliability of the data value in the column. यानी कि ये इससे आप इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ मैंने टेबल को डिजाइन करते समय मैंने इसी कॉलम पे इसी टाइप के मैंने कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ। अगर कोई थर्ड यूजर अगर उस टेबल में कोई डेटा या कोई ऑपरेटर अगर है, कोई स्कूल का कोई बंदा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, अगर उसमें वो पर्सन जो कि एज ए ऑपरेटर जो वर्क करता है, वो अगर डेटा अगर वो इंसर्ट कर रहा होगा, तो हमारे प्रोग्रामर को इस बात का इंश्योर है कि नहीं जो भी डेटा उसके अंदर वो जा रहा होगा वो हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने डिजाइन किया है टेबल को क्रिएट करते समय, जो मैंने अप्लाई किया है कॉन्स्टेंट्स अलग अलग कॉलम पे, उसके अकॉर्डिंग वो हमारी वैल्यू 100% एक्यूरेट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होती है। तो देयर आर वेरियस कॉन्स्टेंट्स इन SQL या MySQL। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले होता है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले आपका क्या होगा, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है ये वो एट्रीब्यूट होते हैं, वो की फील्ड होते हैं जिसके थ्रू हम
उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोग किसी भी टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे उस कॉलम की वैल्यू हमेशा हर कॉलम में या हर रिकॉर्ड के लिए पर्टिकुलर उस कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा क्या होता है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज कि अगर प्राइमरी की अगर आपने किसी एट्रीब्यूट में लगाया है तो फर्स्ट वो उसको आप कभी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जब तक आपको उस कॉलम की वैल्यू जब तक आपको नहीं दी जाएगी तब तक आप जो है नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास 10 रिकॉर्ड दिया गया है और 10 रिकॉर्ड में से 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें ऐसे कॉलम की वैल्यू आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसपे प्राइमरी की लगा हुआ, आप उस 2 रिकॉर्ड को आप अपने टेबल में ऐड नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही है कि एक तो वो नल नहीं होना चाहिए कि डज नॉट लेफ्ट नेवर ब्लैंक, यानी कि कभी वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज हमेशा यूनिक होती है और जनरली हम उस पूरे टेबल के स्ट्रक्चर में से किसी एक को हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 2 अगर एट्रीब्यूट अगर है वो दोनों एज ए प्राइमरी की तरह काम कर रहा है तो दोनों कैंडिडेट की कहलाएंगे और उसमें से जिसमें आप प्राइमरी की लगा देंगे वो प्राइमरी की कहलाएगा। वो ऐसा कॉलम, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि रिकॉर्ड को निकले आइडेंटिफाई कर सकता था, लेकिन आपने उसको एज ए प्राइमरी की यूज नहीं किया, तब वो जाके अल्टरनेट की कहलाएगी। तो उस कॉलम में जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है जो एज ए प्राइमरी की काम कर सकते हैं वो कहलाता कैंडिडेट की, और उसमें से जिसको आपने प्राइमरी की बना दिया वो बन गया प्राइमरी की। और ऐसा कैंडिडेट की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था, आपने उसको यूज नहीं किया, ऐसे की को अल्टरनेट की कहा जाता है। और हमेशा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप देखोगे पिछले 10 साल के पेपर में तो कम से कम 8 बार 7 बार ये पूछा गया है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, डाउट हुआ तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल है, समझ में, और एंड मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द कॉलम, इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। There must be a single column only having the primary key constant। एक से ज़्यादा आप लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एक ही का यूज करते हैं। देखिए इसको कैसे लगाया जाता है। मैंने आपको क्रिएट टेबल बता चुका था ऑलरेडी, तो क्रिएट टेबल बनाएगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर मैंने क्या बताया था, एट्रीब्यूट का नाम या कॉलम का नाम प्लस उसका हमको क्या देना होता था, डेटा टाइप। ठीक, उसी के आगे अगर आपको साइज देना हो तो दीजिए, नहीं देना है तो जो भी कांस्टेंट्स आपको अप्लाई करना है आप उसके आगे आप लिख दीजिए। तो ये एक टेबल बनना है जिसमें बहुत सारे कॉलम होंगे जो आप लिखेंगे, जिसमें रोल नंबर क्या होगा, आपका प्राइमरी की होगा, इसमें आपका रोल नंबर क्या होगा, वो प्राइमरी की होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो है हम लोग जो यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक कांस्टेंट। यूनिक, तो देखिए अब इसको पहले आप देख लीजिए। तो जैसे कि आप जो है ये कह सकते हैं कि अगर यूनिक होगा तो उसकी भी वैल्यू भी हर रिकॉर्ड के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इसका मतलब यूनिक और प्राइमरी की तो फिर तो सेम हो गया। नहीं, यूनिक भी क्या है, यूनिक ये कह रहा है कि यूनिक की कांस्टेंट कैन हैव नल वैल्यू और कैन बी अप्लाई मोर। तो चलिए सेकेंड वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, लेकिन फर्स्ट वाला ये कह रहा है कि कैन हैव नल वैल्यू, यानी कि अगर आपने यूनिक लगाया है आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की के केस में ऐसा नहीं होता है। ये मेन चीज डिफरेंस है। तो ये चीज देखिए क्या है, द पर्पज ऑफ ए यूनिक की टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन और डेटा इन द कॉलम ऑफ ईच रो मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब क्या हो गया, एज ए प्राइमरी की, पहला वाला कॉन्सेप्ट तो प्राइमरी की का कह रहा है, प्राइमरी की में भी ये चीज़ बताया गया है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते हैं कि प्राइमरी की में भी क्या होता है कि जितने भी जो है कॉलम होंगे प्राइमरी की के, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होगी, रिपीट नहीं होनी चाहिए।
चलिए पहला चीज़ तो वो फॉलो कर रहा है। दूसरा इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर आर मस्ट बी, ये क्या कहा जाता है, ये मस्ट नॉट बी नल, यानी कि ये या यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट नेवर लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे कॉलम में ये कह रहा है कि अगर आप यूनिक की अगर आपने लगाया है, आपके पास वैल्यू नहीं है, उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए, वहाँ पे आप उसको जो है नल भी दे सकते हैं, चाहे तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस होता है अगर ये चीज़ अगर पूछा जाता है तो। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा एक नॉट नल होता है। तो अगर आप यूनिक के साथ अगर नॉट नल लगा देंगे तो दोनों मिलके वो प्राइमरी की तरह काम करेंगे। पहली चीज़ कि वैल्यू तो हमेशा डिफरेंस होगी, हर चीज़ के लिए अलग होगी, यूनिक होगी, और यूनिक के साथ नॉट नल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो फिर आप उसको ब्लैंक में नहीं आप छोड़ सकते हैं, उसमें तो आपको वैल्यू देंगे ही देंगे, जो भी वैल्यू देंगे वो यूनिक होना चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला देंगे तो वो प्राइमरी की तरह काम करेगा। जबकि प्राइमरी की का क्या होता है, वो दो कॉम्बिनेशन बनाने के बजाय आप एक ही कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तो यूनिक इसलिए रखा जाता है कि आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू जो है यूनिक रहे, अब भले अगर आपके पास वैल्यू उस समय नहीं है तो आप उसको छोड़ के आगे अगले वाले कॉलम की वैल्यू आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दो, आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्राइमरी की और यूनिक। ठीक है, अब आ जाइए जो हम लोग बात करते हैं वो आपका होता है नॉट नल। ठीक है, अगला जो है आपका नॉट नल का है, ताकि वो चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोग को ये चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट जो है आपका क्या है वो नॉट नल। ठीक है, तो नॉट नल के बारे में हम यहाँ पर नल नॉट नल not null constant. The column having not null constant, the column having not null constant, the column having not null constant cannot contain these columns cannot contain या store null value। ये चीज़ें तो आपको ऐसे ही आपको समझ में आ गई होंगी कि जो है अगर आपका नॉट नल अगर आपने लगाया है तो आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट, मैंने यहाँ रोल नंबर को क्या लिखा INT लिखा, और इसमें हमने क्या लगाया था प्राइमरी की, इसमें हम लोगों ने लगाया था प्राइमरी की। एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी डेटा टाइप UNIQUE, ये आपका हो गया यूनिक। एक मैंने ले लिया नेम का डाटा टाइप कैरेक्टर, और इसका मैंने साइज दे दिया, मैंने इसका क्या दे दिया, मैंने इसका साइज दे दिया, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया नॉट नल। ठीक, आगे जो भी कॉलम बना के आप इसको जो है एंटर मार देना, लास्ट में आपको सेमी कॉलम देना है। तो ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉट नल। ठीक, देख लीजिए, तो यानी कि नॉट नल अगर आप लगा देंगे तो नॉट नल का मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि आप जो है जैसे ये नेम है,
नेम में अब आप जो है, और हर चीज़ को कॉमा आपको देना है, जहाँ पे लास्ट वाला कॉलम बनेगा वहाँ कॉमा नहीं देके ये सॉरी ये वाला ब्रैकेट देके सेमी कॉलम देके आप एंटर मार दीजिएगा, ठीक है। अगला जो आता है डिफॉल्ट, अगला जो कॉन्स्टेंट्स आता है वो आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक है। वो अगला आपका कौन सा होता है, वो डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा, पहला प्राइमरी की, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा जो हम आप लोग को बता रहे हैं वो आपका होता है डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर लिख देते हैं द डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट is used to assign the default value to the default value to the column when user does not provide any value। तो देखिए, अगर आप किसी भी कॉलम पे अगर आप डिफॉल्ट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अगर आप डिफॉल्ट अगर आप लगा देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप कोई रिकॉर्ड अगर इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, उस रिकॉर्ड के उस कॉलम पे जिसपे आपने डिफॉल्ट लगा दिया है, अपने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स आपने अप्लाई कर दिया है, अगर इन केस अगर आपके पास उस समय अगर कोई वैल्यू अगर आप सप्लाई नहीं करते हो, उस समय वैल्यू अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो, तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट टेबल के समय जो लगाया गया था वो उसमें उसकी वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जैसे मेरा यहाँ पे था रोल नंबर INT, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया था इसको प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैंने क्या लगाया था यूनिक, मैंने इसको क्या लगाया था यूनिक। उसके बाद से मैंने तीसरा किसको लगाया था नेम, कैरेक्टर, जिसे इसकी साइज आपने दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया नॉट नल। फिर बाद में मान के चलिए जेंडर, ठीक, इसको भी मान लीजिए मैंने कैरेक्टर ले लिया 10 ले लिया, कैरेक्टर वैल CHAR ले लेते हैं, वैल CHAR, जनरली वैल CHAR ही लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लगा दिया DEFAULT, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया MAL, ठीक। उसके बाद से जो देना है दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका है डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, ये आपका क्या है डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अगर आपको लगाना है तो जैसे जेंडर या सेक्स जो भी आप लिख सकते हो वो आप दे दो, ठीक। वैट CHAR लगाने से क्या होगा, मेल होगा तो 4 कैरेक्टर होगा, फीमेल होगा तो 5 ले लेगा, तो यानी कि वैरी करता है जबकि ये फिक्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफॉल्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं।
ताकि जो है धीरे धीरे वो चीज़ें भी आप लोग का समझ में आ जाए। ये आपका 4 है। अब आपका क्या है 5। 5 में आपका क्या है CHECK चेक CONSTRAINTS चेक कांस्टेंट। ये भी एक होता है जिसपे जो है कोई भी वैल्यू आप दे के जो है आप उसमें चेक कर सकते हैं। द चेक कांस्टेंट CHECK the check constant ensures that are the value in a column satisfies the condition, satisfies the given condition, satisfies the given condition। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, सॉर्टेड कंडीशन दे दीजिए, सॉर्टेड कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक, यहाँ पे मैंने दे दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ पे पहला क्या था रोल नंबर INT प्राइमरी की कॉमा REG नंबर INT UNIQU देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमने दे दिया, नेम कैरेक्टर 50। ठीक है, अगर कहीं साइनिंग आ रही होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पे दे दिया क्या नॉट नल। ठीक, नॉट नल देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दे दिया मार्क्स। हमने यहाँ पे क्या दे दिया मार्क्स दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया INT CHECK। मैंने देखिए यहाँ पे चेक लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेक क्या लगा रहा है मार्क्स। यहाँ पे मैंने लगाया मार्क्स। इसके आगे मैंने लिख दिया बिटवीन मार्क्स बिटवीन 0 to 0 and 100। ठीक, इसके आगे और जो भी लगाना लगा के आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, यानी चेक कांस्टेंट्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप जो है कोई कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूँ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो उस केस में मार्क्स की वैल्यू वो तभी लेगा जब ग्रेटर देन 50 होगा। तो चेक के थ्रू अलग अलग कंडीशन दे के आप लगा सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय बन रहा है, उसमें अगर सैलरी है तो हमने लिख दिया जैसे क्या सैलरी, अगर फ्लोट है तो फ्लोट में दे दीजिए, डेसिमल है तो डेसिमल में दे दीजिए, इंटीजर में दे दीजिए। और चेक सैलरी ग्रेटर देन 10,000 ब्रैकेट के अंदर हम लोग सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो उस केस में क्या होगा, अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगा तभी वो लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग, अब जैसे कि अगर आपको इन लगाना है, अब जैसे मान लिया अगर यहाँ पे सिटी दे दिया, सिटी कैरेक्टर, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटी इन, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिटी इन ऑपरेटर अगर हम लगा रहे हैं तो इन के थ्रू आप वेरियस जो भी ऑप्शन है आप दे दीजिए, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो जो आगरा, लखनऊ, कानपुर यही 3 की सिटी को स्टोर करेगा, अदरवाइज स्टोर नहीं करेगा। तो इस तरीके से इन भी आपका एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चेक वगैरह जो है हम ज़्यादातर चेक जो है आपका उस पर लगता है, क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप पे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहीं पे अगर हम कोई दूसरा लिख दें, जैसे सिटी वैट CHAR, हमने यहाँ पे दे दिया 25, हमने यहाँ पे दे दिया सी चेक, यहाँ पे हमने दे दिया चेक CITY सिटी इन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमने दे दिया चेक सिटी इन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे जैसे हमने दे दिया कि जैसे कि मथुरा, यहाँ पे हमने दे दिया आपका जो है इलाहाबाद, फिर हमने यहाँ पे दे दिया गोरखपुर, फिर हमने यहाँ पे दे दिया लखनऊ, और ये दे दिया। बाकी और जो देना है देखिए आप ये दे दीजिए। तो देखिए उस केस में क्या होगा कि जो है ये यहाँ पे आ जाए चेक सिटी इन, यानी कि सिटी के दो ब्रैकेट में एक ही रहेगा, सिटी इन, सही है। इसके बाद उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो एक आप इन भी कांस्टेंट्स होता है जो आप चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कांस्टेंट्स हो गए। तो ये आपका जो है डिफॉल्ट है, ये आपका डिफॉल्ट हो गया, नॉर्मल हो गया, चेक हो गया, चेक के थ्रू सैलरी है, मार्क्स है, या आपका स्टॉक है, या प्राइस है, या डिस्काउंट है। इस तरीके पे कोई भी सर्टेन कंडीशन लगाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू अगर आप इंसर्ट करते हैं, रो अगर आप बनाते हैं, तो उस रो में जब उस कॉलम पे आएंगे तो उस कॉलम के अगर कोई वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो पहले वो क्या करेगा, उस वैल्यू को चेक करेगा इसके थ्रू, दिए गए कंडीशन के थ्रू। अगर वो सेटिस्फाइड करना होगा तभी वो जाएगा, अदरवाइज वो आपको एक एरर मैसेज दे देगा। इसी तरीके से मैंने इन का भी बताया है। तो इन जस्ट लाइक, और आपने बता दिया कि मुझे ये सिटी में वैल्यू चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप न्यू दिल्ली और अदर कोई अगर आप सिटी का नाम दे रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए एक चीज़ आप ये चीज़ याद रखिए, जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अगर आप जब आप वैल्यू, ये आपका जो है क्या है आपका, ये सॉरी ये तो आपको समझ, जैसे ये डिफॉल्ट है, ठीक है ना। तो जेंडर में डिफॉल्ट वैल्यू तभी आएगी जब आप वैल्यू नहीं दोगे। अगर इन केस अगर आपने वैल्यू दे दिया, जैसे आपने एम दे दिया, मेल दे दिया, फीमेल दे दिया, अगर आप कोई अगर वैल्यू अगर आप प्रोवाइड कर दे हो तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर ये ओवरराइट कर देगा। ये उसके ऊपर क्या करता है, ये ओवरराइट कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आ जाइए, एक और की होता है जिसको हम लोग फॉरेन की या रेफरेंसेस की कहते हैं। अब आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कभी कभी फॉरेन की कोई हम लोग रेफरेंस की कहते हैं, या रेफरेंस की कोई जो है हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉरेन की के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी चलिए मैं आप लोगों को फॉरेन की किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ नोट लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। FOREIGN, फॉरेन की
फॉरेन की कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉरेन की कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब मुझे दो टेबल को आपस में रिलेट करते हैं। दो टेबल आपस में रिलेट तभी होते हैं जब दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट, एक कॉलम या एक फील्ड आपका क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा तभी वो आपस में रिलेट हो सकते हैं, और अगर कॉमन नहीं होगा तो आपस में रिलेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन RDBMS टेबल references one another through common field and to ensure validity of references, referential integrity, integrity is enforced. Whenever two tables whenever two tables are related by common column or set of columns then the related column या attribute in the parent table या main table should be either declared primary key and the related columns in child टेबल, इसको हम लोग कहते हैं डेराइव टेबल should have
फॉरेन की कांस्टेंट्स यानी कि रेफरेंसेस इसको हम लोग रेफरेंसेस की भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज जो हम आप लोगों को बता रहे हैं उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो टेबल, यहाँ पे जो बात हो रही है कि दो टेबल की बात हो रही है, आप इसको समझिएगा। कहा जा रहा है कि दो टेबल आपस में एक दूसरे के साथ तभी रिलेट हो सकते हैं, यानी कि एक टेबल का कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में है कि नहीं है, ये चीज़ तभी होगा जब दोनों टेबल का एक एट्रीब्यूट, दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट क्या होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो उस केस में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आपका मेन टेबल है, इसमें से कौन आपका मेन टेबल है, या इसको आप कहेंगे कौन सा आपका प्राइमरी टेबल है। इसको आप लोग कह सकते हैं कि कौन सा इसमें आपका प्राइमरी टेबल है। प्राइमरी टेबल का मतलब वो टेबल है जिसके उस कॉमन एट्रीब्यूट पे उस पे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लगा हुआ होगा, यानी इस पर प्राइमरी की अप्लाई किया गया होगा। और एक ऐसा टेबल जिसमें वही कॉमन फील्ड क्या कर रहा होगा कि अपने मेन टेबल में जो कॉलम है उसकी वैल्यू का वो रेफरेंस ले रहा होगा। इसीलिए हम लोग फॉरेन की को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस की कांस्टेंट्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि इंटीग्रिटी आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग पूरा नाम दें तो फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, यानी प्राइमरी की इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट्स या इंटीग्रिटी कांस्टेंट दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का डेफिनेशन वही है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स या कांस्टेंट्स मीन्स क्या होता है, वही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो हम लोग अपने टेबल के कॉलम में लगाते हैं जब भी हम टेबल को क्रिएट या डिजाइन करते हैं। तो ये जो चेक है आपका डिफॉल्ट है या प्राइमरी की है या यूनिक है या फॉरेन या रेफरेंसेस की है, ये सब इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट वाले टेबल पे अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेबल क्या है, ये स्टूडेंट है, यही आपका मेन टेबल है, यानी कि ये आपका क्या, आपका मेन टेबल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन टेबल मान के चलिए कि जो ये टेबल है स्टूडेंट नाम का या जो रिलेशन है वो आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन टेबल हो गया, ये आपका मेन टेबल हो गया। एक मान के चलिए कि एक जो है मैंने एक टेबल बनाया जैसे फीस नाम का, तो जैसे एक टेबल मैंने बनाया जिसका नाम क्या है, फीस, जिसका नाम क्या है, फीस। तो इसको हम लोग मान लेते हैं डेराइव टेबल, इसको हम लोग डेराइव या चाइल्ड टेबल मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, चाइल्ड टेबल। यानी कि वो, यानी और इन दोनों में एक एट्रीब्यूट आपका क्या होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरा टेबल जो हमने बनाया, ये आपका पहला टेबल है, ये आपका फर्स्ट टेबल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया क्रिएट और ये टेबल, और टेबल का नाम हमने क्या दे दिया, फीस। हमने यहाँ पे इसका नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फीस हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि क्या कहा जाता है कि मैंने यहाँ पे दे दिया रोल नंबर, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, रोल नंबर। इसको मैंने क्या बना दिया, ये इंटीजर। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, मंथ। यहाँ पे हमने दे दिया वैर CHA, और जो है क्या कहा जाता है 30। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, जैसे अपने यहाँ पे नॉट नल लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट फीस, लेट
फीस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको अपना इंटीजर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से जो है लेट फीस के अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल फीस। इसको हमने इंटीजर या फ्लोट, जैसे अगर आपको फ्लोट बनाना है तो फ्लोट बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद से सारा चीज़ यहाँ पे बनाने के बाद तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है वो बनाना है, क्या कहा जाता है कि जो है ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे FOREIGN, यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉरेन की। यहाँ पे आपका क्या होगा फॉरेन की क्या है, इसमें आपका रोल नंबर, क्या है आपका रोल नंबर। फॉरेन की आपका क्या होगा यहाँ पे रोल नंबर। और इसके आगे क्या लिखेंगे रेफरेंसेस, REFERENCES, रेफरेंसेस रेफरेंसेस किसका लेंगे आप स्टूडेंट, किसका लेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट का कौन है वो आपका रोल नंबर, क्या है आपका रोल नंबर, ठीक है। इतना देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इतना आप देने के बाद आप क्या करेंगे इसको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये टेबल आपका फीस है जो डेराइव या चाइल्ड टेबल है, तो पहले से बना दीजिए। जैसे रोल नंबर है, मंथ है, फीस है, आपने फॉरेन की कौन सा है फॉरेन की, इसका रोल नंबर। देखिए यहाँ पे रोल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसमें रोल नंबर है, यहाँ पे रोल है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप टेबल का जब रेफरेंसेस ले लेंगे तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे ना। यहाँ पे चलो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रोल नंबर में ये जो फॉरेन की रोल नंबर रेफरेंसेस स्टूडेंट जो रोल नंबर आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसके रोल नंबर में वही वैल्यू आएगी जो कि आपके प्राइमरी या मेन टेबल के रोल नंबर में आएगी। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि इसके रोल नंबर में अगर जैसे कि अगर इसके रोल नंबर में वैल्यू 1 2 5 10, तो अगर आप इसके रोल नंबर में वैल्यू 1 2 5 10 ही रिपीट हो सकती है, ये रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर आप 15 देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, 25 देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, 30 देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो टेबल जो है इस टेबल की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये रेफरेंसेस ले रहा है, ये रेफरेंसेस ले रहा है। किसका रेफरेंसेस ले रहा है? स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर का। तो इस रोल नंबर में जो वैल्यू होगी वही आ सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो आप लोग देखेंगे जब आप एसक्यूएल वगैरह का टेबल वगैरह आप जाके लास्ट में जब आप देखेंगे लेटेस्ट रिवाइज या क्वेश्चन वगैरह में, तो देखे होंगे कि दो टेबल दिया हुआ होता है और दोनों टेबल में एक फील्ड क्या होती है कॉमन होती है। तो वो कॉमन इसी के थ्रू होती है कि इसका कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर यहाँ पे रोल नंबर 101 है तो यहाँ पे रोल नंबर 101 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट वाले टेबल से हम स्टूडेंट का डिटेल पता कर लेंगे और फीस वाले टेबल से उस स्टूडेंट की फीस का स्टेटस हम लोग पता कर लेंगे। अब जैसे कि अगर आपने हॉस्टल का बनाया तो हॉस्टल में भी आप एक रोल नंबर ले सकते हैं, तो हॉस्टल का डिटेल मिल जाएगा। इसी तरीके के और भी बस है या जो कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके बाय।